हेलो प्यारे बच्चों। और आप सभी का पेपर, कुछ बच्चों का तो हो चुका, लेकिन कुछ बच्चों का पेपर भी बाकी है। बच्चों, आज मैं आप सभी के साथ जो हमारा पेपर 27 को हुआ था, उस पेपर का मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस का डिस्कशन है, आज मैं आप सभी के साथ करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो भी जिन बच्चों का पेपर 28 और 29 को 31 तक है, उन बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान देनी है कि एक तो सबसे पहले आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपने पूरे साल जो मेहनत करा है ना, उसकी मेहनत का अब आपको यूज करने का टाइम आ गया है। और मुझे भरोसा है कि आप अच्छे से नोट्स रिवाइज करोगे और पेपर अच्छा होगा। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग, लेक्चर क्या है, एक तरीके से पेपर डिस्कशन में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली ये क्लास है, जिसमें आपको रियलाइज होगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपको आता है। और क्वेश्चंस थोड़ा सा आज के पेपर में मुझे लग रहा है कि थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन है जो आप कुछ समय में कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले समय नहीं खराब करते हैं अपना, क्योंकि एग्जाम है, आपका टाइम बहुत कीमती है। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। देखो भाई, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आपने पढ़ा होगा डीएन डेवलप। हाँ, थोड़ा सा टॉपिक बताते हुए चलूंगा, क्यों उसमें आपने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। पूछिए क्या? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मुझे नहीं पूछना है, मेरे सारे बच्चों को बिल्कुल सटीक पता होगा, मैं जानता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फॉर्मूला होता है बच्चा अंडर में n+2। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो तरीका है वो n+2 है। अब बच्चा पूछेगा सर n क्या है? n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे मान लो इसमें मैच करना है कि ये कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेटा बी में आप सभी को पता होगा ना कितने डब्बे होते हैं, तो बच्चे खुद ही कमेंट बॉक्स में जाके कहेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन इसमें। D6 में, D6 की कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी पड़ेगी ना। अब ये काम तो ये मतलब आप जब करने बैठोगे तो जल्दी कर लोगे, ठीक है। लेकिन अब हमें क्योंकि बच्चों को थोड़ा डिस्कस करना है तो थोड़ा करके दिखाना तो पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले में 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, n का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर से बोलिए साथ में सभी लोग, n का मतलब क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सॉरी, डाइपोल मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, वो दोनों मोमेंट मैच कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो म्यू कब ज्यादा होगा? जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा। वैसे आपको एक ट्रिक बता देता हूं, कभी मान लो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछे, तो एक तरीका याद रखना, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना उतना तो लिख दो, डेसिमल लगा के तुम यहाँ पे 9 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि अगर तुम 4 को यहाँ पे पुट करोगे ना बेटा, तो 4 और ये कितना हो जाएगा? 4 + 2, मतलब टोटल रिजल्ट कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 24। अरे भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 24 कितना होता है? अगर 25 होता तो 5 होता, तो 25 से तो थोड़ा छोटा ही होगा ना, इसलिए मैंने 4.92 लिखा है। देखो जब डिस्कशन करना होता है ना, तो मेरी थोड़ी सी आदत है कि आपको ऐसे तैयार करा जाए कि अगर उससे घूम के भी क्वेश्चन आए तो तुम कर सको। समझ रहे हो ना, ये थोड़ा माइंडसेट होता है पेपर डिस्कशन में। आंसर बताना मकसद नहीं है, आंसर तो आपको दिख भी रहा होगा, पता भी चल गया होगा आंसर क्या है इसका। ये वाला आंसर आपका सही है, D6 वाला। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। सारे बच्चे, जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं वो काफी बढ़िया से पढ़े, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी थोड़ा बता सकते हो, जिनको जरूरत हो उनको दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला क्वेश्चन है, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया गया है। जब आप 11th क्लास पढ़ते हो तो चैप्टर 1 होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट। वहां कहा जा रहा है कि मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम अपॉन द कंबशन। अब बहुत से मासूम परिंदे पता क्या करेंगे, कहेंगे सर मीथेन का कंबशन कैसे होता है? अरे बेटा मत इतना वो करो, ये तो
हर टीचर पढ़ाता है, मैं ही नहीं, सारे टीचर पढ़ाते हैं कि मीथेन का कंबशन करोगे दोस्तों तो क्या क्या बनेगा, बोल ले भाई, CO2। अच्छा, एक तो CO2 बनेगा और दूसरा 2H2 बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं पूरा ढंग से समझाता हूं। देखो, अगर हम इसको H कितना है हमारा 4, तो यहां बैलेंसिंग करके हमने 2 मोल कर लिया। कार्बन है तो इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 और इसके आगे ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया बेटा, यहां पे 2 ऑक्सीजन हो गया और हाँ 2 ऑक्सीजन यहां हो गया और 2 ऑक्सीजन यहां, तो यहां पे 2O2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा 2O2। तो एक कॉन्सेप्ट है स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री कॉन्सेप्ट कहता है स्टूडेंट्स कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कंप्लीटली बैलेंस है, ठीक है, तो उसके जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ना बच्चों, ये जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, देखो देखो देखो, ये 1 है, ये 2 है, तो जो भी इनके स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट विल बी टेकन एज अ मोल। याद रखना, तो मतलब इसका 1 मोल, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ O2 से, तो क्या क्या बन रहा है बेटा, देखो ध्यान से, 1 मोल CO2 और प्लस 2 मोल H2O। बहुत बढ़िया सर, ये आपने बहुत बड़ी बात बता दी। अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो तुम भैया जरूर करना। देखो अब देखो, सुनो बहुत अच्छी बात, किसी भी चीज का अगर 1 मोल लिखा जाता है ना तो उसका वेट उसके मोलर मास के बराबर ही होता है, ठीक है। तो देखो सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या होगा, CH4 का मोलर मास कितना होगा 12 प्लस 4 इंटू 1 बड़े भाई 16। तो अगर इसका 1 मोल है, 1 मोल, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में बता देता, लेकिन मैं चाह ही नहीं रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा कैसे करते हैं वो दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है, समझना है। बाद में कमेंट में जाकर कहते हैं सर थोड़ा और डिटेल बताओ, तो बता देते हैं। तो इसका मतलब 16 ग्राम। अच्छा, 2 मोल ऑक्सीजन है, तो 1 मोल ऑक्सीजन का देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 मोल लिखा है, तो वेट अपॉन मोलर मास, तो यार मोलर मास O2 का कितना होगा, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 16 मतलब कितना 32, कितना 32। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 64 ग्राम होगा, कितना होगा 64 ग्राम, ठीक। अब 1 मोल ऑफ CO2, CO2 का मोलर मास कितना होता है, CO2 का मोलर मास होता है 12 प्लस 32, तो ये कितना होता है बेटा 44, ठीक है, कितना होता है 44। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम, ठीक। और H2 का मोलर मास हर बच्चा 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को ही पता है कि H2O का मोलर मास कितना होता है 2 प्लस 16 मतलब 18 हो गया, कितना हो गया 18, ठीक है। तो 18 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटा हो जाएगा 36 ग्राम, कितना ग्राम 36। अब बात को समझो, अगर क्वेश्चन में 16 ग्राम CH4 मीथेन जब 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेगा, रिएक्ट करेगा, तो 44 ग्राम CO2 बनेगा और 36 ग्राम वाटर बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जानते हो बेटा क्या होता है, स्टैचोमेट्री का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई केमिकल बैलेंस इक्वेशन है तो अगर हम इन सब में से किसी भी एक के वेट को चेंज कर देंगे तो अदर एलिमेंट्स, अदर कंपाउंड के वेट भी उसी रेशियो में बदल जाएंगे। तो अगर मैं CO2 को 44 की बजाय 22 ग्राम लूं, समझे, तो 44 के बजाय जब 22 लोगे तो बाकी सभी के वेट क्या हो जाएंगे हाफ। तो कितना बचेगा, देखो ये CH4 कितना बचेगा 8 ग्राम, ऑक्सीजन कितना बचेगा बेटा 32 ग्राम, क्योंकि सबके वेट हाफ हो रहा है, और CO2 कितना हो जाएगा 22 और H2O कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब कि अगर जब आप CO2 22 ग्राम लोगे तो बच्चों आप क्या कौन सा पूछा है, मीथेन कितना 8 ग्राम, और 8 ग्राम को मोलर मास में बदलना आपको आता होगा। कैसे भैया, देखो 8 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है 16 होता है, किसका दोस्त CH4 का, किसका CH4 का। तो जब 8 को 16 से डिवाइड करोगे ना तो ये बेटा 0.5 मोल आएगा। क्या आएगा बेटा 0.5 मोल। प्लीज
आप सभी इसे ध्यान से याद रखना। आया समझ की नहीं? अगर आपको ये बात अच्छे से पता है, अच्छे से आता है, तो आप इस क्वेश्चन को इतने टाइम नहीं लोगे बेटा, आपको तो 30-40 सेकंड में आप कर दोगे। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता दिया। और एक और बात बता दूं कि एनसीईआरटी का जब आप 11th क्लास का एग्जाम्पल लोगे ना, तो वो एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है। जो लोग कहते हैं ना कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ और करो, कुछ जरूरत नहीं है। इस समय एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, वो इनफ है आपके लिए। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कर दिया मैंने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो बेटा, सारे बच्चे ध्यान से ट्राई करें, ठीक है। देखिए ध्यान से आप सभी लोग, देखिए जल्दी से, ठीक है। इस क्वेश्चन में है कि बोरॉन है हाई, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है 13 ग्रुप का। बोरॉन है स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। देखिए बोरॉन का जो आपका मतलब एसिलेशन एजेंट के क्वेश्चन में ये होता है ना कि सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि एसिलेशन ओरिजिन क्या दोनों सही हैं, और उसके बाद ये देखना होता है कि क्या एसिलेशन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, तो वो दोनों बातें आपको समझनी पड़ती है। सबसे पहले बात कि बोरॉन है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको हर एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सभी के आपको मेल्टिंग पॉइंट गिवन होते हैं, और ये बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल वहां से डाटा उठा लिया गया है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, ठीक है। बोरॉन का किसी भी चीज का हाई मेल्टिंग पॉइंट जब होता है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, उसके लिए उसका क्रिस्टलाइन लैटिस, जिसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, जिसके मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन अच्छा होता है, मतलब एटम्स का ओरिएंटेशन अच्छा होता है, उनके आपको देखने को मिलेगा कि उनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो बोरॉन हैज स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, बात बिल्कुल सही है, मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट की ये जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। तो आप इसमें आंसर आप उसमें जाना जिसमें कि इसके रीजन मतलब ये दोनों बातें ट्रू हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो उस ऑप्शन को आप लोग क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी छोटा क्वेश्चन था, इस वजह से इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO+। देखो जब आप मैंने अपना नोट्स लिखवाया था अपने बच्चों को 11th क्लास में, उसमें बताया था कि आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्ट तरीका समझाया था। मैंने कहा था देखिए जैसे आपका N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कितने बॉन्ड है, 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसमें देखो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 + 7 कितना होता है, 14, और यहाँ पे 8 + 8 कितना होता है, 16। तो बच्चा पूछेगा कि सर ये तो पूछा नहीं है, ये क्यों बता रहे हो, रियल इसलिए बता रहे हैं कि इसको तुमको बढ़िया से समझाया जा सके। देखो CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, CO के पास देखो ध्यान से, कार्बन का 6 हो गया, ऑक्सीजन की कितना हो गया, 8, मतलब टोटल 14। तो 14 अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर भी उतना ही होगा जितना कि N2 का था। इसको याद करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जितना N2 का मतलब N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, CO के पास 14 है, तो बोथ है सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। अब NO+ का बहुत इजी है यार, पहले टेंशन ले लो। देखो ना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, देखो NO कैसे निकालोगे, अरे भाई N का कितना होता है, 7, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, तो 8 और 7 मिलके कितना हो गया, 15। अरे भाई 15 + 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो माइनस कर दो, कितने हो गए, देखो फिर से 14 हो गया ना, तो 14 वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस एंड दिस, तो इसका भी कितना है, 3, तो 3 और 3 मिलके भी बताना पड़ेगा, बोलो बताना तो नहीं पड़ेगा ना, 3 और 3 मिलके कितने होते हैं, 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6, ठीक है। देखो ध्यान से, कहीं गलती का कोई चांस ही नहीं है। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन, अब ट्रिक सुनना, एक एक इलेक्ट्रॉन के बदलने पर बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 का अंतर आता है। जैसे मान लो तुमने कहा सर हमारे में तो ये क्वेश्चन अब आने का नहीं, तो अब कैसा आने का,
वो देखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में तुम कल पेपर देने जाओगे, परसों देने जाओगे, मान लो ये आ गया, क्या कह रहे भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ जरा, O2 पे +2 ना, गुस्सा मत करना, कहना है हमारे सर ने पढ़ाया है कि हाँ 8 + 8 कितना होगा 16, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, -2 करो तो 14, तो 14 आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा सर कोई जरूरी कि 14 वाला है, नहीं कोई बात नहीं। C2 देखो, C2 के पास कितने हैं, 6 + 6 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 और मतलब 12 और 14 का डिफरेंस कितना है, 2 का। तो मैंने बोला था कि जब एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 से बदल जाएगा ना। तो 0.5 से बदलेगा, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर C2 में कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, एक बात बताऊं, ये थोड़ा सा टॉपिक को रिलेट करके बताना ही डिस्कशन होता है भाई। एग्जैक्ट आंसर देने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हम थोड़ा आपके साथ इस पर्पस से जुड़े हैं कि थोड़ा एग्जाम देने जाएंगे ना, तो थोड़ा तो कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाए इसी बहाने से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला आइडिया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि यार इसमें कितने ऐसे लोग हैं, इसमें इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और एक बार मैं चाहता हूं बहुत सारे बच्चे क्लास में जुड़ जाएं, बहुत सारे, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है बच्चों, ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहिए, आप सभी का प्यार मिलता रहे। इसमें मैं चाह रहा हूं ना, आप खुद एक बार ट्राई करिए, खुद से ट्राई करके बताइए कि इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिसमें हम लोग सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब जैसे बच्चा कहेगा सर हमको क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया, तो लाओ तो मैं एग्जांपल करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो SF4 है ना, तो अगर SF4 की बात करोगे तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, सही बोल रहा हूं। तो अगर सल्फर है तो इसको X मान लो, कितना फ्लोरीन है, 4, बस 4, तो भैया 4 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, -1। ठीक, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये +4 आएगा ना। तो +4 का मतलब देखो, +4 का मतलब हो गया कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। सेम काम अगर मैं इसमें करने लगूं तो सल्फर को मैं x मान लूंगा, बोल दो जरा हाँ। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2 हो गया, और फिर 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कितना होता है, -1 = 0। तो यहाँ पे भी x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, आपका +4 आएगा। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये इस एग्जांपल में 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का सल्फर के लेफ्ट साइड में है ना, तो प्लस में लेते हैं। इसको सल्फर को कितना मान लिया, x मान लिया, +3 मल्टीप्लाई बाय -2 = 0। तो यहाँ पे भी करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, +4। अब बच्चा कहेगा सर ये तो आपने तो बिल्कुल सारा रटी रखा है। ठीक नहीं भाई, देखो हमने लेते हैं लाइन से। अब आ जाओ, चलो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो मैं 1-2 और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे जब आप SO2 का लोगे ना बेटा, तो इसको x मान, SO3 का, तो इसको x मान लो, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 = 0। तो ये x इक्वल टू +6 आ रहा है। तो +6 आने का मतलब है कि ये जो +4 में पूछ रहा है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। बात को समझ रहे ना, ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो मतलब इसको हम काट सकते हैं। ठीक है ना, हमने इसको काट दिया, चलो ठीक है। अगर हमने BSO4 वाला लिया, अब सुनो, ध्यान से सुनो, बेरियम आपको पता है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो अगर बेरियम सल्फर के रेफरेंस में लोगे तो +2 होगा। ठीक, और सल्फर सेंट्रल एटम x मान लिया। ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार, तो इसको लिखूंगा 4 × -2, तो x इक्वल टू +6। अच्छा, ये हकीकत यही है ना बेटा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करके तब बहुत जल्दीबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे अच्छी से तैयारी करके जाएंगे वो पेपर को, जैसे हम टीचर जितने लोग भी ना, जितने लोग भी यूट्यूब पे लगे हुए हैं, जितने लोग भी, हम टीचर को पेपर करने में ज्यादा वक्त लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें समझाना पड़ रहा है। जब तुम पेपर करने जाओगे तो केमिस्ट्री पूरी भाई साहब आप 40 मिनट में करके फ्री हो जाओगे, सही बता रहा हूँ यार। ये सब करने में आपको टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, एक ऑप्शन बच रहा है बेटा, H2SO7 ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा जरा इसका।
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूं। देखिए आप हमेशा आप दिल से थैंक यू कहोगे क्योंकि यार बहुत बढ़िया है, वे तो बढ़िया टीचर मिल गए तो आंसर नहीं बता रहे, बहुत बढ़िया से समझा भी रहे हैं धीरे धीरे। देखिए अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, बढ़िया लगे तो शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें अगर आप सल्फर का निकालोगे तो कैसे निकलेगा? देखो चेक करो, कितने हाइड्रोजन है? 2, ठीक। तो 2 into 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 6 मल्टीप्लाई बाई -2 हो गया। और सल्फर कितनी बार है बेटा? 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2x लिखोगे इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये आपको कितना हो जाएगा? -12, ठीक है। देखो बेटा गलती हुई, ऑक्सीजन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मुझे 7 का मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो ये -14 आएगा और प्लस 2x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ रही है आपकी? +6 आ रही है। क्या आ रही है? +6। तो आपने 1 2 3, तो इंटीजर टाइप में आप 3 में जाके आप ऑप्शन को लिखेंगे, मतलब वहां पे लिखना पड़ेगा आपको। तो केवल 3 ऐसे आपको यहाँ पे कंपाउंड दिख रहे हैं जिनमें सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी सब में क्या है? +6 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि बहुत ही डायरेक्ट है, बहुत डायरेक्ट है। इस वाले क्वेश्चन में आपको बस एक लाइन में याद करने का तरीका आपको बता दूं इसको। PbCrO4NaOH हॉट एक्सिस, जब यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है बेटा, जब यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे Pb जो होता है वो अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? अपना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उस कॉम्प्लेक्स में हमारा जो Pb होता है वो अपने पास, जिसे आपने PbCl2 का नाम सुना होगा, ठीक है। लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो जब यहाँ पे NaOH है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा? PbCrO4 प्लस NaOH है, हॉट एक्सिस में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, उसमें ये पूछा जा रहा है कि आप ऑप्शन देखो ना, आप देखो डाइएनाइलिक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, डाइएनाइलिक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो पहली बात ये बता दूं कि जो लेड होता है Pb, वो अपना कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है जिसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। पहली बात, वो हमेशा ऐसे लोगों को बनाता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना वो 4 हो। क्या हो? 4 मैक्सिमम, ठीक है। अब बच्चा मुझसे पूछेगा कि कौन सा, एक बात बताइए कि टेट्रा आयनिक होगा कि डाई आयनिक होगा, और जो कॉम्प्लेक्स बना होगा वो कैसा हुआ होगा? मैं आपको बताता हूं, ध्यान दें। जब PbCrO4NaOH के साथ कंबाइन हुआ होगा, ठीक है, तो ये जैसे Pb लिख दिया मैंने, मान लो लिख दिया, क्या लिख दिया? Pb। मान लो अगर Pb और यहां पे OH मान लो 4 और ब्रैकेट के ऊपर मैंने मान लो लगा दिया -2। मुझे ये जानबूझ के लिखना पड़ रहा है क्योंकि बच्चा तब तक नहीं समझेगा कि सर Cn का मतलब क्या है। Cn का मतलब बच्चा कहीं उसको लिगेंड ना समझ ले, साइनाइड ना समझ ले। बेटा इस Cn का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जब भी किसी मेटल को अगर कोई लिगेंड जितने तरफ से अपने लोन पेयर देते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब कि उसको सराउंडिंग से कितने लोगों ने घेर के रखा है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे Pb के पास OH की संख्या 4 होगी, तो इसमें 4 OH नाम के लिगेंड ने उसको ढक के रखा है। समझ रहे हो ना? तो इस वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये टेट्रा, देखो सुनो, जैसे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये टेट्रा आयनिक होगा कि डाई आयनिक होगा, देखो ये डिसाइड करता है बेटा कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज आपको क्या लेना है? -4, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या आएगा आपका? टेट्रा आयनिक आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना आपका, ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन को आप लोग क्या कर लेना बेटा? सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एक मिनट देखो
चंचलता का शिकार हम भी हो चुके हैं, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा। और आज हमारी छोटी प्यारी बच्ची आज क्लास में घूमते हुए आ चुकी, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। देखिए यहां लिखा है कि फॉर द नेगेटिव डेविएशन, देखो ध्यान सुनो, राउल्स लॉ आप सभी ने कहां पे पढ़ा होगा? राउल्स लॉ आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, क्लियर। सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्स लॉ के दो डेविएशन थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बहुत इजी थे। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि आपका, ये देखो ग्राफ से मैं आपको समझाता हूं, ग्राफ से मैं आपको समझाता हूं। देखिए जब तक कोई डेविएशन नहीं होता है ना, तो वो ग्राफ इस तरीके का होता है। जब तक कोई डेविएशन नहीं होता है वो इस तरीके का ग्राफ होता है। आपकी बुक में ये एक्स है, एक्स बी, मैं ए को हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड लिखता हूं, और यहाँ पे x से 1 होगा और यहाँ पे x भी 0, यहाँ पे x भी 1 और यहाँ पे x से 0, ठीक है। इसे आपको P लिख सकते हो, आप इसको P भी लिख सकते हो, ठीक है। जो टोटल प्रेशर होता है ना, ये PT, तो जब हमारा नेगेटिव डेविएशन होता है राउल्स लॉ का, तो उसमें जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है। ध्यान से समझना, जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा थोड़ा और हीट करना पड़ेगा, तो उस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी इंक्रीज। तो अब आप मेरी इस बात को अपने 4 ऑप्शन में देखिए, ध्यान से देखिए जल्दी से। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बच्चों ने बोला है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। राउल्स लॉ का मान लो कि आपने दूसरा पेपर आप दे रहे हो, तो उस पेपर में हो सकता है कि उसके ग्राफ के बारे में पूछा जाए। ग्राफ देखो, जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आपका बेस लाइन से नीचे, और अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो बेटा ये ऊपर से जाएगा। बस यही तरीका है, इससे पता चल जाता है कि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है। याद रखिएगा, पॉजिटिव डेविएशन जब राउल्स लॉ से होता है ना, तो वहां पे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और जब नेगेटिव डेविएशन होता है राउल्स लॉ से, तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज आपको याद दिला देगा। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि मेरा फोकस इस पे है कि बच्चों को ये पता चले कि कौन से टॉपिक से कहां से आता है, कैसे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए बढ़िया है, इसका सही ऑप्शन जो है ना बेटा, वो ऑप्शन नंबर 4 है। सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो देखते हैं। ये देखिए बहुत, मतलब मैं कह दूं कि इस पेपर का अगर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कोई है तो वो क्वेश्चन यही है बेटा, बिल्कुल इसमें कोई दुराय नहीं है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सब लोग देखिए, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा लिख के समझाऊंगा, ठीक है। आपके पास NaCl है, ध्यान दीजिए, H2SO4 है, और आपका K2Cr2O7 है। और जब ये आपस में ये लोग 1 2 3 जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो मेन है कि प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट कुछ बन रहा होगा, मान लीजिए हमने लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें एक रेड कलर का फ्यूम है, उसमें मान लो कि इसमें कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, A प्लस B प्लस C कुछ भी बन रहा है, चलो ठीक है। तो उसमें जो रेड कलर की फ्यूम है A, उस रेड कलर की फ्यूम को जब हम NaOH के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं एक्वस स्टेट में, तो एक कोई प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है B। तो अच्छी बात यह है कि यहां से जब आप यहां नाम B दे रहे हो, तो आप इसको मान लो कुछ भी E मान लो, ये वाला इसको हटा दो। आपको EC जो बन रहे हैं उनपे इंटरेस्ट नहीं है, इनके रिएक्शन से कोई मेन प्रोडक्ट बना, उसका जब एक्वस हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो B बन रहा है, और आपको उन B और A के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि जब भी NaCl H2SO4 K2Cr2O7 से रिएक्ट करता है बेटा, तो यहां पे जो सबसे फेमस प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका क्रोमिल क्लोराइड। जी हां, क्रोमिल क्लोराइड, सुनो ना, ये वही वाला क्रोमिल क्लोराइड है
जो हम लोग कहां यूज करते थे, बताओ, चलो बता देता हूं, इटार्ड रिएक्शन में। इटार्ड रिएक्शन में उसमें हम क्या बनाते थे, टोल्यूइन से क्या बनाते थे, बेंजाइलडिहाइड। वही वाला बिल्कुल, अगर मैंने ऐसे हिंट दे दिया ना बच्चों को, जो लोग सुन रहे होंगे तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये वही वाला क्लोरीन क्लोराइड है बेटा, जो मैंने आपको इटार्ड रिएक्शन में पढ़ाया था। तो ये आपका ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, CrO2Cl2। जी हाँ, इसको याद रखिए। अब बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर इसमें और क्या क्या बनेगा। मेरे भाई, इसमें एक तो सोडियम अपना सल्फेट बना लेगा, सोडियम बनाएगा तो पोटेशियम भी रुकने वाला नहीं, कहेगा मैं भी बनाऊंगा, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए इसको 2 टाइम्स ले लेना। K2Cr2 नहीं, K2SO4 बना लेगा और प्लस H2O बनेगा। तो तुम्हारा जो मेन इंटरेस्ट है वो इस क्रोमिल क्लोराइड में है और उसका नाम है CrO2Cl2। जब अब CrO2Cl2 मानो सज धज के तैयार हैं कि चलो भैया हमारा भी रिएक्शन होने जा रहा है NaOH एक्वस के साथ। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, यहां पे जब रिएक्शन होगा ना, तो यहां पे बड़ा फेमस कंपाउंड बनने वाला है। पता आपको क्या बनने वाला है, सोडियम का क्रोमेट, डाइक्रोमेट नहीं, सोडियम का क्रोमेट बनेगा, Na2CrO4। बच्चा कहेगा सर ये सब मैंने पढ़ा कहां है। बेटा, आप जब डी&एफ ब्लॉक पढ़ते हो ना, तो डी&एफ ब्लॉक में जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शंस पढ़ोगे, प्रिपरेशन मेथड पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। पढ़ना जरूरी है। उठा लो एनसीईआरटी, हमारे लेक्चर देखने के बाद जब आप रिवीजन करने बैठना तो थोड़ी एनसीईआरटी से दोस्ती कर लेना अच्छी खासी, और थोड़ा लिख लिख के पढ़ना, तो थोड़ी रिएक्शन याद रहेंगी। तो मैंने ए भी बता दिया CrO2Cl2, और मैंने बी भी बना दिया, कौन सा, Na2CrO4। अब तो आगे बढ़ सकता हूं, बोलो हाँ है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो आराम से नोट कर लो बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। थोड़ा आप सीखने के लिए जुड़े हो ना, आप आंसर के लिए नहीं जुड़े हो, मुझे पता है, तो इस वजह से थोड़ा दोनों तरफ का इंटेंशन वही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ, मुझे बहुत दिल से अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि जब आप कल परसों पेपर देने जाओगे बहुत अच्छा होने वाला है। और आके बताना आना, क्योंकि फिर कल पेपर देके आओगे, फिर मैं पेपर डिस्कस करूंगा, तो आके बताना कि नहीं सर आपकी बात सही थी, मजा आ गया पेपर देके, ठीक है। देखो भैया, अरे यार क्वेश्चन कहां चला गया भैया, हाँ ये क्वेश्चन था, देखिए इस क्वेश्चन में बेटा आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा स्पिन वली मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब वही मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमने अपने प्यारे बच्चों को बोला कि जितने भी आपके पास कंपाउंड लिखे हुए हैं बेटा, मैं इनको दोबारा लिख लेता हूं, Fe(F6) ब्रैकेट में -3, वेनेडियम H2O6 ब्रैकेट में +2, और यहां पे लिखा है FeH2O6 और ब्रैकेट में +2। अब हम दोनों जगह पे सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। आपने इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, उसको R बोल दिया। थोड़ा रिलैक्स मूड से रहो, बिल्कुल हर वक्त हेडेक नहीं लेना होता है लाइफ, ठीक है ना। कुछ चीजें बहुत इजी होती हैं। देखिए इसको x मानिए, 6 × -1 = -3, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे +3 आएगा, मतलब Fe का +3 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe आपके भाई साहब +3 में है। अच्छा जी, अगर हम वेनेडियम वाला बात करें, H+H2O ऐसा लिगेंड होता है जिसका चार्ज 0 होता है, तो 6 × 0 = +2, तो x = +2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां बात करें x + 6 × 0 = +2, तो ये भी कितना आएगा बेटा आपका +2 आ रहा है। तो ये देखिए यहां पे भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, +2, वेनेडियम पे मतलब +2 चार्ज हो गया, और Fe में भी कितना आ रहा है, यहाँ पे +2 आ रहा है, क्लियर है। अब मैं आपको देखना समझाना चाहता हूं कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मेरे बच्चों ध्यान देना, जब आपके पास Fe+2 है ना बेटा, +3 है, तो देखो 4s और 3d, आपको पता होगा कि Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, ठीक। तो 26 है तो 4s2 होता है और d6 होता है, क्लियर बात। अगर हमने क्या कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहां पे 0 हो जाएगा, और यहां पे d5 की बजाय कितना हो जाएगा, सॉरी d6 की बजाय क्या हो जाएगा, d5।
तो इसका मतलब कि इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि Ap+2 के पास टोटल अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो उसी ऑप्शन में ध्यान देना जहां पे P सबसे पहले हो। अब बच्चा कहेगा अच्छा चल एक बात बताइए कि अब वेनेडियम, ठीक है, अब वेनेडियम भी है और आयरन भी है, तो बेटा आयरन के पास Fe+2 के पास Fe+2 के पास क्या है कि अगर मैं केवल 4s से इलेक्ट्रॉन निकालूं, मालूम है Fe+2 लिख रहा हूं ना, तो Fe+2 का मतलब है कि 4s में 0 हो गया, लेकिन 3d में कितना है 6, तो 6 होने का मतलब ये है कि इसके पास अभी भी बेटा टोटल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा Fe+3 के पास, फिर Fe+2 के पास, ठीक। तो आपके पास P के पास, P के बाद आप R ऑप्शन को ढूंढो कहां है, देखो दिख गया, देखो P के बाद R और R के बाद सबसे पीछे कौन होता है Q। क्यों? क्योंकि Q के पास यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी, ठीक है। तो चलो इसे भी खत्म कर दिया जाए, बोलिए हाँ या ना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 को क्या कर लो, लॉक कर लो, ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन को बताने का सबसे सीधा मकसद यही था कि जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ज्यादा, ठीक। तो ये बात आपको एक जगह नहीं कई जगह घूम के मिले, लेकिन आपका क्वेश्चन करने का तरीका सेम जैसा होगा, ठीक है बेटा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है काफी इजी है, इसमें मेरा कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। NdZ जिसका एटॉमिक नंबर 60 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी। बेटा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये ऑर्डर फॉलो करते हो ना बेटा, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, तो 6s के बाद 4f आता है, उसके बाद 5d आता है। बात को समझिए, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 60 है, चलिए भरिए करिए, बढ़ते हैं आपके साथ, 2 4 6 10 12 18 20 30 36 और 2 मिला होगा तो 38 48 48 के बाद कितना हो जाएगा गुरु, 48 के बाद अगर मैं 6 भर दूं तो 54 54 के बाद अगर 2 भर दूं तो कितना हो जाएगा 54 और 2 56, तो मतलब 4f में कितना आएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना जहां पे इसके लिए देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना बड़ा करके नहीं लिखेगा, केवल लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑप्शन में चेक कर लेना बेटा। तो जिसमें 6s2 हो जाए 4f4 हो जाए, मेरे सज्जन साथियों यही ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया ना? हाँ तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत वक्त ले रहे हो सर, बहुत वक्त ले रहे हो, लेकिन क्या करूं, थोड़ा आदमी होता है ना कि एक भावनात्मक रूप से ये सोच है कि जो लोग हैं उन्हें सही से समझ में आए, ठीक, और जिन बच्चों से हो जा रहा है वो तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोग कर ले रहे हो मुझे पता है। देखो क्या होता है इसको, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखी गई बेटा, एक स्टेटमेंट 1 और एक स्टेटमेंट 2, थोड़ा ध्यान दो। लिखा गया है कि अमोनियम कार्बोनेट इज अ बेसिक, ये मैं आपको बताऊं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑल दीज आर बेसिक, सही बात है, ट्रू, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। फिर लिखा है कि एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base is dependent on Ka of weak acid। देखो बेटा जब आपका एसिड होगा, मान लो वीक एसिड है, कोई बात नहीं, तो इसकी जो Ka वैल्यू होती है ना बेटा, तो जिसकी Ka वैल्यू ज्यादा होती है हम उसे एसिडिक ज्यादा मानते हैं, ठीक है। Ka वैल्यू का मतलब है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना बेटा, तो वहां पे K वर्ड आता है, और मान लो आपके पास वीक बेस है, तो वीक बेस का किस पे निर्भर करता है, Kb पर, ठीक है। और ये K और Kb की वैल्यूज जो होती हैं बेटा,
वो हर एक एसिड की अलग अलग होती हैं। इसी वजह से सभी एसिड के एसिडिक नेचर अलग अलग होते हैं, सभी बेस के बेसिक नेचर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और वो निर्भर किस पे करते हैं, Ka और Kb वैल्यू पे। देखो ये जो दो वैल्यूज मैंने लिखी है ना, K और Kb, इनके ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं था, बस ये था कि हाँ ये दोनों स्टेटमेंट आपस में सही हैं और इनका एक्सप्लेनेशन एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है। तो बस आप इसको उस ऑप्शन को सही करना जिसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों बस क्या हो, ट्रू हो। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है दोनों स्टेटमेंट का। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे मजा में अच्छे से पढ़ रहे हैं और आंसर बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है ना, देखिए आगे की तरफ पढ़ते हैं बेटा। हम लोगों ने ये क्लास YouTube, Facebook जहां पे भी हो सकता है हर जगह लाइव किया हुआ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। और आप सभी तो जरूर आपसे बोल ही रहा हूं कि शेयर करते रहिए, थोड़ा लाइक करते रहिए। ठीक है, हाँ कुछ कमेंट हो तो वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंपाउंड filled सबसे having n equal to 4 and s equal to +1/2। अब मामला थोड़ा सा पेचीदा है, पूछिए क्यों, पूछिए क्यों। आइए इधर मैं बताता हूं। अगर n equal to 4 होगा, ध्यान सुनिए, n equal to 4 होगा तो मतलब कि 4s भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है। आइए अब ध्यान दीजिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉन s में भरा तो एक ऊपर और एक नीचे क्लॉक है, एक एंटी क्लॉक। तो जब हम s की वैल्यू लिखते हैं बेटा, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होता है तो उसके लिए s की वैल्यू +1/2 लेते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होता है तो यहां पे s की वैल्यू -1/2 लेते हैं। p में कितने डब्बे होंगे, p में आपके 3 डब्बे होंगे। ठीक, तो ये तीनों का s क्या होगा, +1/2, और इन तीनों के s क्या होंगे, -1/2। और अगर d की बात कर लें तो d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन रेड वाले वो होंगे जिनका s +1/2 होगा। ठीक है, देखो एक तो इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक, और मेरे प्यारे बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 2, तो अभी तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 4 इलेक्ट्रॉन। और आगे अगर मैं इसमें ऐड करूं तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेंगे जिनके लिए s क्या होगा, +1/2। तो आपके कितने हो गए, 5। अभी तक टोटल हमारे पास 9 की व्यवस्था हो चुकी है। ठीक है, अब अगर बच्चा कहेगा कि सर हमने तो सुना है कहीं 4f भी होता है, तो अगर एक में भी मान लो 7 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। अब इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स भरो मेरे प्यारे साथियों, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स भरो। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। तो मैं जानते हो मैं इन वाले इलेक्ट्रॉन पे इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, पूछो क्यों, क्योंकि इनके सभी के जो मैं लिख रहा हूं, जो नीचे वाले हैं, इन सबके s -1/2 आएगा। हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, क्योंकि हमें केवल +1/2 वाले को काउंट करना है, समझे। तो देखो भैया 1 3 4 5 और 4 कितने होते हैं, 9। 9 में अगर तुम 7 ऐड करोगे तो आई थिंक, मेरे को लग रहा है आपको भी लग रहा होगा, 16 आएगा। तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर कितना हो गया बेटा, 16 आएगा। मतलब 16 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसके लिए n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू क्या आएगी, +1/2 आएगी। बात समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना। मेरे सारे प्यारे बच्चे प्लीज देखिए, आपका रिस्पांस ही हमारा मोटिवेशन है, समझे। आपका रिस्पांस, आपका प्यार, क्योंकि मेरे को हमेशा एक बात हमेशा लगता है, और मैंने नहीं कहा, विवेकानंद का एक कई वर्ड मैंने पढ़ा था कि जब स्टूडेंट तैयार होता है, सुनना, जब स्टूडेंट तैयार होता है तभी एक शिक्षक का अंदर का जो टीचिंग है या अंदर के उसके जो पढ़ाने की
तरीका है, जो कला है, वो दोनों चीजें जुड़ पाती हैं। पता चले लड़का पे मन बैठा है, अरे चलो यार इनके जैसे टीचर तो बहुत आए होंगे, और टीचर अपनी एनर्जी लगाया जा रहा है, तो जब दोनों का माइंडसेट अलग अलग उसमें चलता है फेज में, तो उसमें जुड़ाव नहीं हो पाता। और हमेशा से एक टीचर हूं मैं, और मैंने जब से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12 में जब पढ़ता था तब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, मतलब पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। और हमेशा लगता है कि सामने जो भी हो, सामने मुझसे बड़े हों मुझसे छोटे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें जो टाइम दे रहे हैं उन्हें कुछ हम बेहतर दे सके, यही कोशिश होती है बेटा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपका टाइम ले लिया मैंने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूं, वैसे दिख रहा होगा साफ। एक क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑर्डर नहीं बताया है, पूछ रहा है कि ऑर्डर बताओ ना, ठीक है। देखो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, साथ में कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि रेट इक्वल टू होता है के, और जो भी आपका रिएक्टेंट है उसकी पावर आप n मान लो। अगर आपको ऑर्डर नहीं पता हो, आपको रेट कांस्टेंट पता हो, आपको रेट कांस्टेंट के पता हो और आपको रेट पता हो, तो आप इजीली आसानी तरीके से ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। पूछिए कैसे? एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है लैब में, 2HiH2 + I2 में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे उसका ऑर्डर नहीं पता, लेकिन हमारा वहां पे कोई स्टूडेंट था, उसने क्या किया सुनिए, उसने एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो उसने बताया कि जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस वक्त HI का कंसंट्रेशन 0.005 है, कितना है 0.005। उस वक्त जो रेट आ रहा है वो आता है 7.5 × 10⁻⁻⁴। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि HI का कंसंट्रेशन बदल दिया, क्योंकि जब कंसंट्रेशन बदलेगा रिएक्टेंट का तो रेट भी उस पर निर्भर करता है, और रेट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि आज आप दिल से पढ़ रहे हो तो आपको सब समझ में आएगा, पेपर हो जाएगा IIT का, फिर तुम लापरवाही करने लगोगे, फिर भूल जाओगे। तो वही सिचुएशन है कि रेट किस पे निर्भर करता है, आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो हमने जब रेट को कंसंट्रेशन बदल दिया तो रेट बदल जाएगा, और मुझे क्या नहीं पता है, मुझे इसका ऑर्डर नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने ऑर्डर n मान लिया। पहले एक्सपेरिमेंट का रेट कितना है दोस्त, 7.5 × 10⁻⁴, के को के रहने दो, कंसंट्रेशन कितना है 5 × 10⁻³ 0.005 को इसको लिख सकता हूं 5 × 10⁻⁻3, ठीक है साथियों, इसकी पावर n मान लो। अगला वाला क्या है, अगला वाला क्या है, देखो देखो देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या है, आपका कंसंट्रेशन कितना है बेटा, पॉइंट, देखो कंसंट्रेशन कितना है आपका 0.01 को लिख दो, 1 × 10⁻⁻2, और इसकी पावर n मान लो, ठीक है साथियों। और आपका जो रेट है वो क्या है 3 × 10⁻⁻3। एक काम करो, पहले इनको डिवाइड करो, जब तुम इनको डिवाइड करोगे, जब तुम इनको डिवाइड करोगे तो k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इसको ऊपर ले जाकर शिफ्ट करूं, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो मेरा क्या बचेगा, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 7.5 × 10⁻⁻1 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो 10⁻⁻3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अगर मैं इसको 3 को, अगर मैं 3 को 7.5 से डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा बेटा, ये आपका आएगा 2.5, सही बात है, इनटू 10⁻⁻1। और यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो दोनों का पावर तो सेम है, तो ये आराम से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 10 की पावर कितना हो जाएगा साथियों, 5 × 10 की पावर हो जाएगा -1, ठीक है। अब आप इसकी पावर क्या है आपका, यहां पे ध्यान दो, इसकी पावर क्या है आपका n, इनकी पावर आपका क्या है n है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहां पे करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यही कर लो, ठीक है, और 2.5 × 10⁻⁻1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, चलो इसको ऐसे लिखते हैं,
पहले हम लोग दोनों तरफ का बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। चलो अगर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर दूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। तो क्या क्या था, देखो ध्यान से। इस तरफ आपका क्या था 2.5 into 10 की पावर -1 और यहां पे आपका 5 into 10 की पावर -1 की पावर n। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका हो जाएगा कितना 0.25 और ये हो जाएगा आपका 0.5 की पावर n, ठीक। अगर हम 0.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आएगा, कितना आएगा बेटा 0.25, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 की पावर 2 और यहां पे 0.5 की पावर n। क्योंकि साथ में दोनों तरफ बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 आएगी। तो मतलब इसका सही ऑप्शन क्या था, यहाँ पे वो ऑप्शन सही है बेटा जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है 2। तो इसका इस क्वेश्चन का ऑर्डर जो है ना बेटा दैट इक्वल टू 2। इस ऑप्शन को आप सभी स्टूडेंट्स लिख लीजिए और आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसको करने का तरीका बहुत सिंपल था कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर x, और ये वही वाले कॉन्सेप्ट से खूब प्यार से हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से जुड़े रहो। ये क्वेश्चन बेटा बहुत देर बाद एक क्वेश्चन जाके मुझे थर्मोडायनेमिक्स से मिला। मैं क्वेश्चन देखता हूं, आप भी पढ़िए। 3 मोल दिया गया है, कितना मोल 3 मोल ऑफ 3 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड आइसोथर्मली। अच्छा आइसोथर्मल है बोला, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में डेल्टा टी क्या होता है 0। और एक और बात, आइसोथर्मल प्रोसेस में मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा यू भी कितना होता है 0 होता है। याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। यहां पे बोला गया है कि आपके पास सबसे पहले V1 जो है आपका 30 डेकामीटर क्यूब दिया गया है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे V2 कितना हो गया 45 डेकामीटर क्यूब। अच्छा एट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 80 केल्विन पास्कल। प्रेशर कितना है साथियों 80 के पास्कल। अच्छा ठीक है, चलो उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे टोटल हीट कितना इन्वॉल्व हो रहा है। देखो बेटा जो हीट इन्वॉल्व यहाँ पे हमें निकालना है, तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो। देखो डेल्टा यू इक्वल टू होता है Q प्लस W। क्या होता है Q प्लस W, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो डेल्टा यू आपका 0 है, Q आपको चेक करना है Q प्लस W। तो Q इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ द वर्क, अच्छा जब केमिस्ट्री में वर्क लिखा जाता है बेटा, तो केमिस्ट्री में वर्क जो लिखा जाता है उसमें एक्सपेंशन एज्यूम करके हम लोग क्या लिखते हैं -P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। अच्छा ये जो डेल्टा V होता है दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम। P जो होता है ना बेटा दैट इज द P जो यहां पे लिखा गया है वो आपका पास्कल, सॉरी P जो होता है ना वो आपका प्रेशर होता है। P क्या होता है, सभी लोग साथ से बोले एक बार, P यहां पे क्या होता है प्रेशर, ठीक से समझ में आया। तो P आपका प्रेशर हो गया। यहां पे जो मोल है ना बेटा ये 3 मोल, इस मोल का कोई काम नहीं है, इस टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। आप सबसे पहले वर्क का आपका फॉर्मूला खुद ही क्या होता है नेगेटिव ऑफ -P एक्सटर्नल। अगर आपको Q निकालना है तो आप लिखोगे एक माइनस तो पहले लगा हुआ है, फिर आपका एक माइनस और आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये सॉरी यहां पे आप W लिखोगे और W की जगह ये रख देना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे माइनस बाहर लगा हुआ है और यहां पे वर्ग आपका कितना है -P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, ठीक है। और यहां पे आपका माइनस देखो प्रेशर आपका किलो पास्कल में दिया है ना बेटा, तो उसको पास्कल में बदल दो। किसमें बदल दो पास्कल में। तो इसको लिख दो तुम 80 into 1000 या 10 की पावर 3।
और अगर मैं 45 में से 30 को माइनस करूं, V2 माइनस V1 करूं, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15। कितना? 15। लेकिन एक बात और बेटा, जब आपका ये डेकामीटर क्यूब में था, किसमें था? डेकामीटर क्यूब। तो अब जब आपने प्रेशर को पास्कल में लिया, तो पास्कल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? तो आप सभी बच्चे ये जरूर याद रखना कि जब भी हम लोगों को डेकामीटर क्यूब को मीटर क्यूब में जाना होता है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, मेरे को तो लगता है ये बताना जरूरी है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं। तो यहां पे आपको ये कर लेना चाहिए बेटा, क्या कि 15 × 10⁻³ कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? -3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये +3 और ये -3 खत्म हो जाएंगे। फिर और देखो, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 80 का 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे साथियों 1200 जूल आएगा। और ये आंसर जूल में लाना है, जूल में, क्योंकि जो आपका ऑप्शन जिस हिसाब से होता है, समझे, इंटीजर टाइप है, तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को किया होगा। क्योंकि हमारा जो आंसर पूछा था वो जूल में पूछा था। कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता था कि सर हम लोग जब थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जनरली कैलकुलेशन हम एटीएम में प्रेशर लेते हैं, बार में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन इसमें आपको जिसमें बोला जा रहा है ना उसमें करना है। समझ रहे हैं? जिसमें मतलब जूल में बोल दिया, मुझसे अगर पूछा होता एटीएम उसमें तो मैं उसमें निकाल लेता। एटीएम वैसे यूनिट होती नहीं है, किलो जूल जूल यही सब में पूछा जाएगा, क्योंकि हीट है ना, तो मैं उसमें कर लेता। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? ये बहुत बेहतरीन, बहुत मतलब द मास ऑफ सिल्वर, जिसका एटॉमिक मास है 108, displaced by quantity of electricity which displace 5600 ml of O2 at STP। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब आप फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, तो फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था कि बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उसमें सेम करंट फ्लो होता है और सेम टाइम के लिए। तो उसमें उन्हें एक तो फर्स्ट लॉ था जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहां पे, सेकेंड लॉ का जो फैराडे का कॉन्सेप्ट था उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो भी वेट मेटल का या किसी भी चीज का डिपॉजिट होगा तो वो W1 अपॉन में E1 इक्वल टू W2 अपॉन में E2, जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंबाइन है, W3 W4 जो भी हो, उनमें ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। तो बहुत टाइम मतलब ऐसा रेयर केस होता है जब इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कई बार बच्चे ना बेटा इस E1 से बड़ा डरते हैं, तो E1 कुछ नहीं होता है। E1 का मतलब होता है, E का मतलब होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा और सिंपल कर दूं तो आप ये समझ जाना कि फैराडे लॉ जब हम सेकेंड अप्लाई करते हैं तो हम वेट बाय मोलर मास लिख देते हैं और इनटू इसको 1 और इसको n1, मतलब कि जैसे पहले जो लिखा है ना उसको 1 मान लो, जैसे सिल्वर है, कॉपर, कुछ भी होता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसके वेट को यहां, उसके मोलर मास को नीचे, और उसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। ठीक, और यहां पे O2 है, इसको आप W2 मान लो, फिर आप उसके मोलर मास को रख देना और फिर आप उसकी वैलेंसी फैक्टर ले लेना। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया बेटा, ध्यान से देखिए आप अपने क्वेश्चन के अंदर, हमें इसमें ये बोला गया है कि हम लोगों को फैराडे का कॉन्सेप्ट लगा के हमें वेट ऑफ क्या निकालना है, सिल्वर। ठीक है, हमें यहाँ पे वेट ऑफ क्या निकालना है, सिल्वर निकालना है। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे, एक बार आप लोग अपने आप ध्यान से इसको देखो, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर आप लोग कर लोगे तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। देखो मैं ट्रिक बता देता हूं कि ये जो 5600 ml लिखा है ना, देखो ध्यान, चलो बता देते हैं। नंबर ऑफ मोल के दो फॉर्मूले होते हैं, वेट अपॉन में मोलर मास। अच्छा जी, अगर वेट अपॉन में मोलर मास ना दिया हो, कोई गैस लिखा हो, अगर उस गैस का ना वैल्यूम लिखा है मान लो 5600, तो एक ऐसा वाला फॉर्मूला भी होता है मोल का कि गिवन वैल्यूम ऊपर होता है और नीचे होता है 22400। क्योंकि अगर वैल्यूम ml में लोगे
तो एसटीपी पे जो वैल्यूम होता है वो कितना होता है साथियों, 22400। जी हाँ, यही वाला होता है। तो ये 00 आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। ठीक, अब 56 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 4 बार, तो कौन आएगा, 224। तो भैया मुझे वेट निकालना है, चलो मैं निकालता हूं। मुझे वेट सिल्वर का निकालना है, मैं लिखूं, कोई दिक्कत तो बुरा तो नहीं मानोगे। 1 को सिल्वर मान लिया। मोलर मास कितना दिया, 108, और ये पूरा सिंपलीफाई करके कितना आ गया, 56000224 किया, सिंपलीफाई करके आ गया 1/4। अब बच्चे मुझसे पूछेंगे, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पवन सर ये वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेगा। बेटा देखो, सिल्वर जो होता है ना, वो हमेशा आप देखे होंगे कि AgCl, AgBr, AgI किस फॉर्म में होता है। तो अगर इसको आयंस में ब्रेक करोगे तो Ag पे +1 आता है और Cl पे -1 आता है। तो यहां पे इसके आगे स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन क्या है, 1 1 जा 1। तो सिल्वर की केस में ऑलवेज आपको वैलेंसी फैक्टर 1 लेना है। तो अगर आप यहां 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है वो ये समझने में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि O2 की केस में वैलेंसी फैक्टर कितना लेंगे। देखो ध्यान से, जब आपका O आपका जो होता है उस पे आपने देखा होगा ना -2 का चार्ज, बोलिए हाँ, O पे -2। जब हम लोग मानो 2 टाइम्स ऑफ O -2 लेके अगर हम उसे O2 में कन्वर्ट करते होंगे तो वहां पे 2 2 जा 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर इन्वॉल्व होते होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो जितने इलेक्ट्रॉन वहां इन्वॉल्व हो रहे होंगे वही आपका वैलेंसी फैक्टर जैसा कंसीडर होगा। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जब O2 वाला केस लिखना है तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आपको 4 लेना है। कितना लेना है, 4। तो मैं अगर यहाँ 4 कर दूं तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 108 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे वेट ऑफ Ag कितना आ जाएगा बेटा, 108। जी हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है। और आपको लग रहा है कि इसको आप और भी शॉर्ट तरीके से, मुझे पता है जब आप करने बैठोगे ना तो हमको ये सब चीजें बतानी पड़ रही है, पर जब आप एग्जाम टाइम में हो, आप प्रैक्टिस में हो, आप, बल्कि मुझे पता है कई लोग वीडियो को पॉज कर दिए होंगे, खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। देखो मैं तो बिल्कुल हकीकत बताता हूँ, क्योंकि हम लोग ज्यादा ऑफलाइन क्लासेस वाले टीचर हैं। हमें बच्चों की एक एक्टिविटीज मतलब दिमाग में फिट होती है, हमें पता होता है कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक टीचर को पता होना चाहिए बच्चे की कैपेसिटी। ठीक है, चलो देखो, ये तो यार फिर से बहुत ही हल्का क्वेश्चन आ गया और बिल्कुल सिमिलर मिलता हुआ क्वेश्चन आ गया। इससे पहले ये थे, कौन सा ऐसा है दोनों में से जिसमें सल्फर के पास +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी आप पीछे लेक्चर में जाओगे तो बताया था ना कि 2 × 1 प्लस 2 बार सल्फर 2x, 7 मल्टीप्लाई बाई -2 = 0। तो यहां x = कितना आता है, +6 आता है। इसके अंदर आप 2 × 1 + x, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 = 0। तो यहां x +4 आता है। तो ये तो डायरेक्ट हो गया बेटा, मुझे लग रहा है 20-30 सेकंड में हो गया होगा। ये वाला आंसर सही है। ठीक है, इसको, ठीक है, इसमें केवल +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। बढ़ जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये लोग कोई दम ही नहीं था। जिन क्वेश्चन में बहुत दम ना रहा करे ना, जिन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम ना रहा करे उसमें तुम भी टाइम मत लगाया करो फालतू में, बस बहुत जल्दी करना होता है, सबको थोड़ी अहमियत देनी होती है। देखो पूछ रहा है, ये देखो कि F2, Cl2, Br2 और I2, इन सबको देखो, पता करो। कह रहा है कि यार ऐसा कौन सा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, उसको बोलना ही करो। एक बात बताओ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? वो कहेगा ये यार ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। इट ऑलवेज शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल शो नहीं करता, फिक्स शो करता है और केवल -1 शो करता है। समझ में आया? तो ये कहोगे सर ये तो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आज से ठीक 2 साल पहले, बहुत पहले पढ़ा था इसको। ठीक है, तो मैं भी बोलूंगा ठीक है भैया, इसमें टाइम नहीं खराब करना। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम चाहते हो, देखना चाहता हूं बच्चों के कुछ कमेंट, मैं कमेंट चेक करना चाहता हूं, देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन में अपना दिमाग लगा के आंसर देते हैं। ठीक है, हमको इस सॉल्यूशन बताने थोड़ी बैठे हैं, हम तो आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप भी आंसर देते जाइए, थोड़ा मैच होता जाए, थोड़ी तारीफ सुन लीजिए अपनी। देखिए लिखा है साथियों कि 4f and 5f series are written separately in periodic table in order to preserve principle of classification। देखिए ये बात तो यार सही है, पूछिए कैसे? आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना, कैसा होता है तब पीरियोडिक टेबल? आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो ये एस ब्लॉक होते हैं, बीच में आपके डी के 10 डब्बे आते हैं, फिर आपके पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाते हैं साथ। लेकिन 4f को हम लोग क्या बोलते हैं? 4f को बोलते हैं ट्रांजिशन, सॉरी इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं, इनको लैंथेनॉइड भी बोला जाता है। तो 4f और 5f जो होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, इनमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको 4f को लैंथेनॉइड और 5f को एक्टिनाइड बोला जाता है। बात को समझे? और इन्हें थोड़ा पीरियोडिक टेबल में थोड़ा अलग से, बिल्कुल विशेष स्थान दिया गया है इनको अलग से। जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो चीफ गेस्ट के लिए क्या नॉर्मल वाली कुर्सी थोड़ी होती है, उसके लिए बढ़िया स्पेशल कुर्सी होती है, सामने वो अपना सब कुछ रखा होता है, पानी वानी रखा होता है। तो ये 4f और 5f ना अपनी पीरियोडिक टेबल के थोड़े स्पेशल गेस्ट हैं। तो ये बात स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन अर्थ इन द प्योर फॉर्म। देखो भैया, ये बात मैं आपको बता दूं, आपको समझा दूं, ठीक है, कि इसमें आपका जो एस ब्लॉक है उसमें 2 ग्रुप हैं, एक आपका फर्स्ट ग्रुप और एक आपका सेकेंड ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एल्कली मेटल बोला जाता है। तो इस वजह से हम स्टेटमेंट से सहमत सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो बोलता है कि सेकेंड ग्रुप बोलता है तो मैं थोड़ा सोचता भी, लेकिन उसमें एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप। तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है और स्टेटमेंट 2 आपका गलत है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, बस इसमें भी टाइम नहीं लगाना, देखते ही मार देना था, ठीक है। अब भैया थोड़ा सा काफी मशक्कत के बाद थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन। आप लोगों ने जीवन में एक बात सुनी होगी, पूछिएगा, आप लोगों ने सुना होगा कि वो कार्बोनिल कंपाउंड, पहली बात कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है। ये वाले कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड भी। मान लो कीटोन करना है तो ये एल्डिहाइड अब शिफ्ट हो गया, तो ये एल्डिहाइड हो गया। कीटोन करना होता तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ले लेता मैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। आप कहोगे अच्छा ये बात है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बताते हैं। जैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो मेरे को कोई ऐसी बात तो पता होनी चाहिए ना जिससे कि मैं कम टाइम में और सही आंसर तक पहुंच पाऊं। तो इसमें जो मोस्ट एसिडिक है वो निर्भर करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। एसिडिक नेचर जो होता है दैट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये बात हमने जब जीओसी पढ़ाया था स्टूडेंट्स को तो हाइपर कंजुगेशन में बताया था। तो इन सब में अगर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो वो इस वाले कंपाउंड में है बेटा। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे जो कार्बन है इसके बगल में कार्बन है तो इसके पास भी देखो जिस सी डबल बॉन्ड हो जहां लगा है उसके बगल के कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो 1 2 3 हाइड्रोजन, तो यहां पे 3 अल्फा हो गया। इसके बगल में यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है तो ये भी अल्फा ही है। अभी इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा। अच्छा यहां पर भी देखो ना इस कार्बन को कंसीडर करना है तो इसके बगल में यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा बाकी सारे ऑप्शन में आपको करने को देता हूं, आप सब में चेक कर लेना
इतना अल्फा हाइड्रोजन किसी ऑप्शन में आपको मिलने वाला नहीं है। तो याद रखना कि जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड उतने ज्यादा आपके एसिडिक नेचर के होंगे। बात को मतलब बहुत आसान करके मैंने बहुत हल्के में जवाब दे दिया। मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर आपको आधा घंटा डिस्कस कर लूं, कोई फर्क फायदा नहीं है ना। जब आपको कम समय में आंसर देना है, ठीक, जहां पे जिस चीज की जरूरत हो उतना करना चाहिए। अब जैसे देखो, सुनो, Which of the following is the strongest Bronsted base? अच्छा, Bronsted base है, बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हो ना, बेस। देखो बेटा, जहां कहीं भी, सुनना ध्यान से, जहां कहीं भी लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, लोन पेयर के जस्ट बगल के कार्बन मतलब अल्टरनेट रूप से अगर उसको कहीं डबल बॉन्ड मिल जाए या कहीं लोन पेयर मिल जाए, कहीं नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, तो वहां रेजोनेंस होता है। तो जहां पर भी रेजोनेंस इजीली होता है वहां पर एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। पूछो क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जहां पर रेजोनेंस ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होती है, और जहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रीच ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद ज्यादा होता है, उनको हम बेसिक में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आप जितने आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं बेटा, ये देखो एनिलीन है बेटा, देखो ना एनिलीन है, देखो 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 देखो। तो यहाँ जो लोन पेयर है बेटा, वो लोन पेयर जिसका नाइट्रोजन पेयर, देखो उसके बगल वाले कार्बन के पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, मतलब ये डबल बॉन्ड है, तो ये इसके साथ रेजोनेंस में है। ये लोन पेयर यहां ना रह के डीलोकलाइज होता है, मतलब अपनी जगह को बदल लेता है। अच्छा, आप सभी को मैंने क्लास 11th में जब जीओसी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था कि एक बार नेगेटिव, देखो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर एक ही बात होता है। तो ये एक बार यहां चला जाता है, देखो यहां पे प्लस चार्ज आ गया, तो इसका मतलब यहां पे एसिडिक नेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक बार यहां आता है, एक बार यहां आता है, एक बार यहां आता है, तो ये पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। तो जब डीलोकलाइजेशन हो जाता है तो बेसिक नेचर घट जाता है और एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो वैसे भी हम इन सभी ऑप्शन में उस नाइट्रोजन पे नजरें गड़ाए बैठेंगे जिसका लोन पेयर रेजोनेंस में ना हो, जिसका लोन पेयर डीलोकलाइज होना नहीं चाहता हो। तो कहोगे पवन सर ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है सर, देखो ना इसके नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर उधर कहीं नहीं जा रहा, वही एकदम टिक के बैठा पड़ा है। मान लो कि किसी का एक ही बेटा हो और वो बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छे पैकेज पे हो, या बड़ा आईएएस हो, बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एक ही हो, मतलब पूरे जग में नाम कर रखा अपने माँ बाप का, तो वही बच्चा अच्छा माना जाएगा। ठीक, अब मान लो कोई ऐसा है जो है इधर उधर कहीं उसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी इधर कभी उधर कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। हकीकत है, सही बता रहे। आप एक एग्जाम निकाल लो, आईआईटी का निकाल लो, ठीक ना, कुछ मत करो, आईआईटी का एग्जाम निकाल लो, आप देख लो लोग आपके जितने रिलेटिव हैं, जितने आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, जितने आपके इंस्टाग्राम स्नैपचैट, आपके अड़ोसी पड़ोसी, सब आपको बधाई देने के लिए आपका स्टेटस लगाएंगे। लेकिन आपने 10 एग्जाम दिया, कोई एग्जाम नहीं निकला, कोई मतलब नहीं, आपसे कोई आपका स्टेटस नहीं लगाएगा, सब कहेंगे चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत तो थोड़ा सा आपको अपने लिए बेहतर करना पड़ेगा, ठीक। तो पिछले वाले का आंसर पता चलेगा बेटा। यहां पे देखो क्या था, यहां पे जो लोन पेयर था ना, यहां पे जो लोन पेयर था वो यहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड था, तो थोड़ा रेजोनेंस यहां था, यहां बिल्कुल रेजोनेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अपने सही आंसर अपना क्या था, थर्ड वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ये तो आप कह सकते हो ना, जो लोग कहते हैं कि हमारे डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आए, तो ये क्वेश्चन वही है। मैं जब नोट्स लिखवाया हूं अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के SN1 SN2, तो मैंने उसमें बड़ी अच्छे से लिखवाया था कि जो SN2 होता है वो इन्वर्जन शो करता है। तो हो सकता है कि ऑनलाइन में बच्चे पूछे यार इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है बेटा कि जैसे एक न्यूक्लियोफाइल जब आता है, देखो SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय 2। तो जब उसमें बाहर से न्यूक्लियोफाइल आता है ना, तो उस न्यूक्लियोफाइल के आने से प्लेन चेंज हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है SN2 में उसमें प्लेन चेंज हो जाता है, समझे। तो इस वजह से यहाँ पे SN2 में हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्जन पाया जाता है। और
जो हमारे SN2 होते हैं, SN2 में क्या पाया जाता है बेटा, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान दो। बहुत सारे बच्चों के ऑप्शन हम देते, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जैसे आप लोगों को SN2 में आपने नोटिस किया कि क्या पाया जाता है बेटा, आपका इन्वर्जन, ठीक है, प्लेन बदल जाता है। तो वैसे ही आपका जो SN1 होता है, आपको एनसीईआरटी में, जब आप एनसीईआरटी हेलोजन हेलोजन उठाओगे ना, तो उसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है कि SN1 में क्या होता है, रेशमाइजेशन होता है। मतलब इसका कुछ बताना ही नहीं है। मतलब जो लोग आप जब पढ़ते होगे तो आप लोग बहुत सारे बड़े भाई बहन कहते होंगे ना कि भाई एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, तो आज उसी बात को प्रूफ कर रहा है एनटीए, उसी बात को जेईई मेंस वाले कह रहे हैं भैया पढ़ ले एनसीईआरटी, अब तो पढ़ ले कि SN1 में रेशमाइजेशन और SN2 में इन्वर्जन। देखो कितने आंसर को ऊपर नीचे किया हुआ है। जिसको जानकारी होती है उसका ध्यान सही आंसर पे जाता है, ठीक है। तो SN1 में रेशमाइजेशन, SN2 में इन्वर्जन। भैया मैंने इसमें कुछ नहीं बताया है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, तो बस थोड़ा आपको बताते, लिंक कर देते हैं कि हाँ थोड़ा आप भी एनसीईआरटी को ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनोल कंटेंट। देखो जी, ये जो इनोल है और कीटो, एक आपने वर्ड सुना होगा जिसका नाम है टाइटोमेरिज्म। टाइटोमेरिज्म को हम हिंदी में कहते हैं चलावैता, चलावैता। कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म का मतलब क्या है जरा समझिए। देखिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देकर दिखाता हूं, देखिएगा। जैसे यहां पे कंपाउंड है COH और यहां पे ये डबल बॉन्ड CH2 लगा है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि क्या ये मॉलिक्यूल में कीटो इनोल का क्या मतलब है। जब इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और यहां पे OH है, तो ये अभी OH है ना, तो ये इनोल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, इनोल। लेकिन अगर हम इसको कीटो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये टॉपिक भी एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है बेटा, बहुत बढ़िया से दिया है। आप जब पढ़ोगे ना इस एल्काइन जब पढ़ोगे एनसीईआरटी में वहां पे, तो कीटो में क्या होगा, कीटो में जाने के लिए ये डबल बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो H है ना बेटा वो कार्बन के पास चला जाएगा। तो ये अगर ये टाइटोमेरिज्म शो करेगा तो इट विल बी, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा बेटा। तो ये कीटो फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो, कीटो है ये कीटो है और ये इनोल है। तो अब हमें बताना है कि यार सबसे ज्यादा जो संभावना है इनोल का वो कहां पर है। तो कहना कि सुनिए, जहां पे जितना ज्यादा कीटो ग्रुप होगा वहां उतना ज्यादा इनोल होगा। बहुत बढ़िया, सही बात है बिल्कुल। ए भैया इसमें तो मात्र एक कीटो है, बोलो हाँ हाँ। देखो देखो एक C डबल बॉन्ड है, इसमें 2 C डबल बॉन्ड है, बहुत बढ़िया। इसमें 3 C डबल बॉन्ड हो, लेकिन गलती क्या हो गई जानते हो, तीनों जस्ट बगल बगल में हो गए। अब एक दूसरे के जस्ट बगल बगल में हो गए, इनके बगल में कार्बन चाहिए भैया, कार्बन दिख नहीं रहा। मतलब कार्बन जो है ना, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी चाहिए ना। देखो ये हाइड्रोजन भी तो चाहिए उसके पास, तो वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखो इसमें तो हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन हमें बताना है जहां पे मतलब जो C डबल बॉन्ड वो चाहिए उसके बगल में हमें एक कार्बन और चाहिए। तो इसमें चांस बिल्कुल बेकार बन रहा है, ठीक ठाक नहीं बन पा रहा है। सबसे सुपर, सबसे बढ़िया सिचुएशन जो है ना बेटा वो यहां बन रहा है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहां पे 3 जो कीटो है ना बेटा, जैसे मान लो ये कीटो है, तो ये क्या कर सकता है कि अपने इस वाले हाइड्रोजन से भी और इस वाले हाइड्रोजन से भी, फिर ये वाला कीटो इस वाले हाइड्रोजन से भी, ठीक। तो यहां पे इनोल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है बेटा, सबसे ज्यादा यहां 1 2 3 आपको 3 कीटो ग्रुप दिख रहे हैं, तो यहां पे सबसे ज्यादा इनोल बनेगा, क्योंकि इनके कीटो के जो 2 कीटो हैं उनके बीच में एक कार्बन भी है, तो उस वजह से वो हाइड्रोजन आराम से इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को इस माइंडसेट से बता रहा हूं
कि आप एग्जाम में जाओगे तो आप क्या सोच के करोगे बेटा। मतलब आपको दो ऑप्शन है, या तो आप सबको कर करके देखो, चाहे थोड़ी सी आपको हिंट पता है तो आप उससे अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 सभी लोग नोट कर लीजिए। हाँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात है, जो आप लोगों ने बोला है वही सही है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे पहले से अपना आंसर समझ जाते हैं, अच्छा है। दो तरफा होना चाहिए, दोनों तरफ से रिस्पॉन्स मिले। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। सुनिए ध्यान इधर देखिए, आप सभी ने ये जरूर सुना होगा कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कंपाउंड हैं, हमको एसिडिक नेचर बताना है। तो एसिडिक नेचर जो होता है, एसिडिक नेचर ये कॉपी में लिख लेना। एसिडिक नेचर जो होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -R। इट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे वहां पर एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। सीधी सी बात। देखिए, अगर मैं NO2 की बात करूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन यहां पे NO2 की संख्या 2 है, तो जब NO2 ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा देखो, इनके पास तो NO2 है नहीं, तो इन सारे ऑप्शन में सबसे पहले तुम उस ऑप्शन की तरफ जाओ जहां पर सेकंड सबसे पहले लिखा हो। चलो सेकंड के बाद इन भाइयों के पास तो NO2 है नहीं, ये बिल्कुल वैसे गरीब है, मतलब इनका एसिडिक नेचर उनसे तो कम ही होगा, तो हमने सेकंड के बाद फर्स्ट के पास गए। चलो यहां तक तो हो गया। अब बच्चा मुझसे पूछेगा कि कौन सा, ये बताइए कि सबसे ज्यादा तो आपने बता दिया, लेकिन सबसे कम किसका होगा। सबसे कम पता करने के लिए, सबसे कम पता करने के लिए देखिए, ये आपका फिनॉल है और ये आपका फिनॉल के साथ साथ ये आपके OCH3 ग्रुप है। तो जो OCH3 ग्रुप होता है ना बेटा, ये अपना नोन पे बेंजीन को देता है। क्लियर बात। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बेंजीन को दे रहा है, क्योंकि फिनॉल वैसे तो एसिडिक होता है, लेकिन अगर उससे कोई ऐसा ग्रुप अटैच होने लगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो वो उसकी एसिडिक नेचर को थोड़ा सा घटा देगा। ठीक, तो अगर मुझे इन दोनों में फैसला करना है ना बेटा, इन दोनों में, तो मैं कहूंगा भैया सुनो, तुम थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो। पूछो क्यों? क्योंकि यार आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सबसे पहले दोस्त आप किसको रखोगे? थर्ड को। कहोगे यार तुम तो थोड़े बहुत एसिडिक हो ही। थर्ड के बाद आओगे फिफ्थ के पास, उसके बाद बचा हो गया आपका एलिफेटिक। अब बच्चा मुझसे पूछेगा कि चल बात बताइए कि आपको क्या समस्या थी, आपने एलिफेटिक वाले को पहले क्यों लिख दिया। मैं एक बात बताऊं बेटा, एल्कोहल होते हैं एलिफेटिक। जब एलिफेटिक नॉर्मल कार्बन चेन में OH अटैच होता है तो वो एल्कोहल होते हैं, और जो एल्कोहल होता है ना उसमें कोई रिजोनेंस नहीं होता। एल्कोहल आपके बेसिक नेचर के होते हैं, ना कि एसिडिक। लेकिन जो फिनॉल होता है, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब वो H+ को निकाल देता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और फिनॉक्साइड आयन क्या होते हैं? आपके एसिडिक नेचर के। ठीक है भैया, चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया। मैं बात दोबारा पढ़ देता हूं, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, इसमें आप आराम से मैच कर लेना। और मुझे पता है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। अब इसकी IUPAC करनी है, ठीक, और इसकी IUPAC करने में ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं बिल्कुल हर बच्चे का सही आंसर चाहता हूं। मुझे इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कि मैं इसका आंसर आपको बताऊं फिर आप मैच करो, कुछ नहीं। ये अगर कोई भी 11th क्लास का बच्चा बैठा होगा, उस हर एक बच्चे को आता होगा ये क्वेश्चन। इसमें IUPAC करिए, मैं आप लोग का आंसर मैच करूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। ठीक है, सब लोग देखिए, मैं देखना चाहता हूं। देखिए, जब भी इस तरीके का कोई सिस्टम होता है तो उस सिस्टम में ये इस डंडे का मतलब होता है मिथाइल, और वो डंडा कुछ इस तरीके का बना है ना, तो ये इथाइल होता है। ठीक, तो जहां पे भी साइड चेन की संख्या ज्यादा होती है ना साथियों, वहीं से काउंटिंग पहले करते हैं। बहुत सारे बच्चों के ऑप्शन, मतलब देखिए बहुत सारे बच्चों ने सेकंड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही होता है तरीका पढ़ने का। ठीक है, देखिए सारे बच्चों ने लिख दिया। आपको मैं तरीका सिखाऊं
कि ये वाला जो कार्बन है मैं काउंटिंग यहीं से करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार एल्काइल ग्रुप है, 2 बार साइड चेन है, नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा है, तो 1 2 3। तो तीसरे पे ये वाला लगा हुआ है ना, अभी तो बताया सर ने इथाइल इसका नाम, तो हम लिखेंगे 3 डैश इथाइल। अब बच्चे कहेंगे अच्छा इनको मिथाइल वालों को पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे डैश। अच्छा 1 पे ही 2 बार है, तो 1, 1 डैश डाई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। ये क्वेश्चन हम बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए, जो ये कहते हैं कि यार आईआईटी की पढ़ाई, बोर्ड की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई ये सब अलग होती है। भाई ध्यान देना होता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मतलब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जब भी आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, तो थोड़ा पढ़ाई ध्यान से करिए, क्योंकि क्वेश्चन अब आने इजी स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। देखिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन है, सॉरी साइक्लोहेक्सीन इज क्लासिफाइड है। देखो साइक्लोहेक्सीन क्या होता है मेरे साथियों? साइक्लोहेक्सीन ये, ठीक। तो साइक्लोहेक्सीन को हम लोग बेंजोनाइट नहीं लिखते बेटा, बेंजोनाइट अलग चीज होती है, और आपका ए साइक्लिक भी अलग चीज होता है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि साइकिल भी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो ऑप्शन नंबर 2 एरिसाइक्लिक में होता है, ठीक है। ये काफी मतलब बेसिक चीज है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग को टाइम नहीं देना था, बहुत सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि बहुत ही। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग वैसे देख के बता दोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोलर। चलो याद दिलाता हूं कि कहां पे आपने कैसे पढ़ा था। मैंने बताया था पोलर, मैंने 2 जगह पे कॉन्सेप्ट सिखाया था। एक मैंने आपको बताया था कि पोलर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो बच्चे बोलेंगे हाँ ये तो पहले बताया था आपने। दूसरा पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, मतलब कि जीरो ना हो बेटा। तो बच्चे कहेंगे ये कुछ ना कुछ होता है, ये कैसी बात है भाई? CO2 में क्या हुआ? फिजिक्स में तुम सिंपल वेक्टर तो पढ़ते होगे ना, कि जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, तो दोनों क्या करेंगे आपस में कैंसिल, सिंपल फिजिक्स। तो दोनों के डाइपोल मतलब यार सेम मैग्नीट्यूड की अगर 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे CO2 का म्यू 0 होगा, C2H2 का क्या होगा? देखो ये सिंपल आपको पढ़ा चुका हूं GOC में, याद होगा। या जितना वेक्टर इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, उतना इधर, मतलब सब कुछ मिला के 0, ठीक। तो यहां भी नेट डाइपोल 0, यहां भी 0, 2 ऑप्शन चेक कर चुका हूं। CCl4 देख लो भैया, CCl4 वाले में आप देख सकते हो कि सेम मैग्नीट्यूड के सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन में हैं, इस वजह से नेट डाइपोल क्या है यहाँ पे भी 0। तो इसका मतलब कि एक ऑप्शन आपका CHCl3 ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 क्लोरीन है लेकिन एक चौथा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसकी वजह से यहां पे डाइपोल मोमेंट म्यू जो है वो 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ डाइपोल होता है। तो जब कुछ ना कुछ डाइपोल होगा मतलब पोलर सॉल्वेंट है, इस वजह से आप इस ऑप्शन को क्या कर लेना, आप लोग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, बता देता हूं। देखिए जब आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स में व्हेन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म डाइमर और द लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन, तो आपने उसमें ना ये आपको वहां पे सल्फाइड लिंकेज भी है, पेप्टाइड लिंकेज भी है, लेकिन जब आप न्यूक्लियोटाइड जब डाइमर फॉर्म करता है तो उसमें ये आपका फॉस्फोडाइपर लिंकेज बनता है। ये आपकी किताब में डायरेक्ट गिवन है, इसमें हम या कोई भी टीचर कुछ नहीं बता सकता, बस यही बता सकता है कि जो आपके पेप्टाइड लिंकेज हैं, जो आपके डाइसल्फाइड लिंकेज है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, थोड़ा सा आप जब भी जाइए एग्जाम देने तो बायोमोलिक्यूल्स की एक बार एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करिए, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो क्वेश्चन आपको ना मतलब 2-3 सेकंड में हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा इनमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए मुझे आज भी याद आता है, एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूं कि जब मैं क्लास 12th में था बच्चों, तो पूरी क्लास के स्टूडेंट परेशान रहते थे। पूछो क्यों? क्योंकि यार
कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा होता है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग होता है, वो ग्रुप नहीं पहचान पाते थे। तो मुझे याद है कि मेरे केमिस्ट्री सर थे, उनके पास एक हिंदी मीडियम की किताब थी। वो किताब लिया, मैंने काफी पढ़ा और मैंने उसमें एक ट्रिक निकाला, और जो ट्रिक मेरे कम से कम हजारों स्टूडेंट अपने अपने लोगों को शेयर कर चुके होंगे। मैं हमेशा एक बात, एक रामबाण बताता हूं कि जब भी आपको ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग पहचानना हो, इस पे मैंने एक रील भी बनाया था जो कि बहुत 8-10 हजार लोगों ने उसको लाइक किया। तो उस वक्त आप एक्स वाई मान के फैसला कर लिया। सुनो इधर आओ, जैसे मान लो ये कोई है, तुमने एक्स माना और वाई माना बहुत दिल से, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच है, आपने एक्स और वाई माना। जब कभी एक्स का ग्रुप नंबर वाई से ग्रेटर होगा तो मेरे साथियों इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिखना। क्या लिखना? ऑर्थो पैरा, मतलब कि ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, पैरा पे ज्यादा होगा और ऑर्थो पे ज्यादा होगा। कब? जब एक्स का ग्रुप नंबर वाई से ज्यादा होगा। जरा समझना तो बताना। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 1 से तो हमेशा 16 बड़ा होगा ना बेटा। पता चले कि अगर एक्स वाला वाई से बड़ा हो गया तो वो ऑर्थो पैरा हो गया, बात खत्म। अब कहोगे ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी बात होगी, तो NO2 पे जरा इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि हर चीज को चेक करने का तरीका होना चाहिए बेटा। लो, मैंने इसको किया एक्स, इसको किया वाई। अच्छा बात बताओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ग्रुप नंबर बड़ा होता है? नाइट्रोजन का 15 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। लो, जब y ग्रेटर देन x होता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा डायरेक्टिंग होता है? मेटा डायरेक्टिंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। Cn वाले में क्या कहानी, जरा ये भी बता दो। कार्बन का 14 और नाइट्रोजन का 15 होता है, तो ये मेरे भाई साहब मेटा डायरेक्टिंग हो गए, ये भी भैया मेटा हो गए, ये भैया अकेले ऑर्थो हो गए। अब आइए कार्बोक्सिलिक में, एक्स वाई, कार्बन को एक्स, बगल वाले को वाई, वाई का ग्रेटर होगा ना तो ये भैया मेटा डायरेक्टिंग हो गए। गलत तो नहीं बता रहा हूं कुछ? एक्स और वाई, कार्बन का ग्रेटर हो गया ना तो ये कौन सा होगा? ऑर्थो। O और C, ऑक्सीजन और कार्बन एक्स वाई, तो ऑक्सीजन कार्बन में एक्स ग्रेटर हो गया ना तो ये ऑर्थो पैरा। ठीक है। COR, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रेटर हो गया ना तो ये मेटा। ठीक। अब क्लोरीन जो होता है, अभी इसके बारे में तो जग जाहिर है कि क्लोरीन अपना लोन पे बेंजीन को देता है, इस वजह से ये ऑर्थो पैरा होता है। कैसा होता है? ऑर्थो पैरा। बेटा ये क्वेश्चन नहीं बताया गया, एक और देख लो, NaCO(CH3). सुनना, नाइट्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा दिमाग यहां लगने वाला है। पूछो, देखो कार्बन ने दोस्ती कर ली ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो यही एक ऐसा क्वेश्चन, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आपको सबसे ज्यादा समस्या करेगा। तो मैं उसको आसान शब्दों में बताता हूं कि कार्बन की दोस्ती ऑक्सीजन से हो गई, उसने इलेक्ट्रॉन खींचा और उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसका मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसका मतलब कि ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। जो लोग भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग हो गए। तो आप देखिए हाउ मेनी ग्रुप्स इन मेटा डायरेक्टिंग। यार इंटीजर टाइप का है ना, तो इंटीजर टाइप का कैसे करोगे मेटा डायरेक्टिंग? जल्दी करो, चलो। 1, ठीक, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद कौन कौन? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद कौन कौन? 4 के बाद 5 हो गया, ये 5। बस 5 लोग ऐसे हैं इस पूरे कंपाउंड में, जो कि 9 में से 5 ऐसे हैं जो मेटा डायरेक्टिंग है। बाकी 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, बात क्वेश्चन कराने की नहीं थी, थोड़ा सा आप लोग जब जुड़े हो, इतना समय दे रहे हो तो थोड़ा कुछ सीख के जाओ। और ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन मैं पहले भी माइंड सेट बना चुका था। ये क्वेश्चन देखिए प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को, और ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, तो एक बार मैं सबके देख लेता हूं कि क्या आपका ऑप्शन आता है। ये इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व जब तक नहीं करोगे तब तक आपका सही आंसर नहीं मिलेगा। तो सारे बच्चे जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे को
क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी करिए। और इस क्वेश्चन का जब आंसर आएगा तो मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट, कि आप इसको अच्छे से ट्राई कर लो। जल्दी करिए, जल्दी करिए बेटा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों के ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सारे बच्चों ने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया और कमेंट में वो भी दिखा रहे हैं कि 2 की पावर n वाला बिल्कुल सही चीज, वही आपको स्ट्राइक करना था। देखिए, यहाँ पे HBr लिखा हुआ है और यहाँ पे परऑक्साइड मीडियम लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या नोटिस करना था, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा देखिए ध्यान से, कि जब ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आप भी चेक कर लेके दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक। तो जब ये डबल बॉन्ड टूटा होगा तो HBr टूटा H प्लस में और Br माइनस में। तो जब परऑक्साइड मीडियम होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि नेगेटिव पोर्शन वहां जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मान लो कि ब्रोमीन यहां चला गया, तो इसमें बेटा मान लो कि 2 चार्ज है, एक बार ब्रोमीन अगर मान लो यहां गया और एक बार यहां गया, एक बार मेजर बनेगा और एक बार माइनर बनेगा, ठीक है। तो यहां पे हमसे टोटल पूछा जा रहा है ना स्टेरियो आइसोमर। देखो, जब स्टेरियो आइसोमर में मिला के आपको यहाँ पे आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में हम ध्यान देते हैं कायरल कार्बन पे। अब बच्चा कहेगा सर ये कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन, मान लो कि मैंने इस ब्रोमीन को लिया, तो मैंने इस कार्बन को लिया, देखिए जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूं, इस कार्बन के पास एक ग्रुप तो ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तीसरा ग्रुप ये टोटल हो गया और चौथा ग्रुप ये हो गया। तो इसका मतलब कि मुझे एक कायरल कार्बन तो यहां मिल गया। फिर मैं क्या करता हूं कि मैं माइनर वाले प्रोडक्ट पे जाता हूं। तो जब मैं माइनर वाले पे जाऊंगा ना साथियों, तो मैंने माना कि ब्रोमीन यहां लगा दिया, अच्छा ठीक है, तो क्या गलती कर दी, कोई बात नहीं, एक हाइड्रोजन यहां पे, तो बेटा ये ग्रुप, एक ग्रुप ये हो गया, एक 2 एक 3 और ये पूरा का पूरा एक सिंगल ग्रुप बन गया। मतलब कि यहाँ पे टोटल 2 कायरल कार्बन है, मतलब कि n की वैल्यू 2 है। तो स्टेरियो आइसोमर वाला निकालने का तरीका होता है साथियों 2 की पावर n। तो अगर 2 की पावर 2 कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल आंसर यहाँ पे 4 आएगा। देखो गलती कहाँ पे करते हैं, गलती वहां पे होती जब तुम केवल यहाँ पे ब्रोमीन लगा के रुक जाते। तुम अगर यहाँ ब्रोमीन लगा के रुक जाते तो तुमको एक कायरल कार्बन दिखता और फिर तुम्हारा आंसर आ जाता 2। लेकिन यहाँ पे मेजर और माइनर दोनों को इंक्लूड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग, सब कुछ लेके आंसर यहाँ पे देना है आपको, ठीक है। तो मेरे यहाँ इस क्लास से क्या निकल के आया बच्चों, केवल और केवल यही निकल के आया कि कुल मिलाजुला के माहौल जो है वो आपका इस तरफ शिफ्ट हो चुका है कि 2 साल की आपकी मेहनत, आपके माता पिता का विश्वास और आपके टीचर्स का भी विश्वास और उनकी मेहनत, 3 लोगों का भविष्य अब आपके 3 घंटे पे निर्भर कर रहा है। थोड़ा पॉजिटिव होकर जब आप पेपर देंगे ना, तो आपकी सारी एनर्जी एक साथ लगेंगी और आपका पेपर जब एक बार आप जीतना सीख लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी और आप पेपर हॉल में से खुश होकर निकलेंगे। तो आप सभी जरूर ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, जितना हो सके उतना रिवाइज कर लीजिएगा और एनसीईआरटी को जरूर ध्यान में दीजिएगा। शुभ रात्रि। और बच्चों, अभी हमारे ध्रुव सर भी आपके साथ फिजिक्स के लिए जुड़ेंगे, तो इसी लिंक पे रहना, ठीक है, ओके।